हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के निर्माण के साथ अपने डिस्कशन को शुरू कर दिया था। और इस क्लास में हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, क्या था ये उद्देश्य प्रस्ताव या फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? So the very objective of the Indian Constitution was represented in this document. इस दस्तावेज में भारतीय संविधान का उद्देश्य दिया गया था। क्या मतलब है इस बात का? फ्रेंड्स, इस बात का यह मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था या फिर ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये एक दस्तावेज था यानी कि एक डॉक्यूमेंट था, और ये एक ऐसा दस्तावेज था जिसमें संविधान का उद्देश्य लिखा हुआ था, संविधान का लक्ष्य लिखा था, संविधान का एम लिखा था। यानी कि आप किस प्रकार का संविधान बनाना चाहते हैं, आप इस संविधान के द्वारा किस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं। क्या आप एक संप्रभु देश बनाना चाहते हैं या नहीं? क्या आप एक लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हैं या एक राजतांत्रिक देश बनाना चाहते हैं? क्या आप एक पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट देश बनाना चाहते हैं या फिर एक समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट देश बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने देश के नागरिकों को समानता का अधिकार देंगे यानी कि राइट टू इक्वलिटी देंगे? क्या आप अपने देश के नागरिकों को जस्टिस देंगे यानी कि न्याय देंगे? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था या फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट था वो एक ऐसा दस्तावेज था जिसमें संविधान का उद्देश्य लिखा हुआ था कि आप किस प्रकार का संविधान बनाना चाहते हैं, आप किस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं इस संविधान के द्वारा। ओके, अब फ्रेंड्स, it was moved by Jawaharlal Nehru in the first session of the Constituent Assembly held on 13th December 1946। यह 13 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा के पहले सत्र में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फ्रेंड्स, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि 13 दिसंबर 1946 यानी कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था। और सत्र का मतलब क्या है? सत्र का मतलब एक ऐसी मीटिंग, एक ऐसी बैठक जिसको जो मेन उद्देश्य से की गई हो, है ना, जो क्यों की गई हो। सत्र यानी कि एक ऐसी मीटिंग जो मेन ऑब्जेक्टिव के लिए की गई हो, जो मेन उद्देश्य के लिए की गई हो, जो मेन कार्य के लिए की गई हो। ओके, संविधान सभा बनाने का क्या उद्देश्य था? संविधान सभा को बनाने का क्या उद्देश्य था कि वह संविधान को बनाए। ओके, पहले सत्र में संविधान को बनाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि संविधान को बनाने का पहला चरण क्या होता है, सबसे पहला काम क्या होता है कि आप संविधान का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बनाएं यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव बनाएं। ओके, यानी कि आप किस प्रकार का संविधान बनाना चाहते हैं, किस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं। सबसे पहले थीम तो डिसाइड कर लें कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, फ्रेंड्स, संविधान सभा का पहला सत्र जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को संविधान सभा के आगे पेश कर दिया था। ओके, सत्र क्या है? सत्र मतलब जब आप अपने मेन ऑब्जेक्टिव, अपने जिस काम के लिए आपको बनाया गया है, आप उस मुख्य कार्य के लिए मीटिंग कर रहे हो। ओके, यानी कि आप कैजुअली मीटिंग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ मिलने के लिए मीटिंग नहीं कर रहे हैं। आप मीटिंग क्यों कर रहे हैं? आप मेन काम के लिए मीटिंग कर रहे हैं, जिस काम के लिए आपको बनाया गया है। और संविधान सभा को क्यों बनाया गया था? ताकि वो संविधान बना सके। और संविधान बनाने का पहला कार्य क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव बनाना, थीम डिसाइड करना कि हम कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। तो संविधान सभा के पहले सत्र में यही काम हुआ। तो संविधान सभा का पहला सत्र 13 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को संविधान सभा के सामने पेश किया। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स, जो संविधान सभा के सदस्य थे यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने इस पर डिस्कशन किया, डिबेट की, वाद विवाद किया और एक लंबे डिस्कशन के बाद इसको 22 जनवरी 1947 यानी कि 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया यानी कि स्वीकृत कर लिया। ओके, अब स्वीकृत हो गया। तो अब हमारे संविधान का उद्देश्य क्या बन गया? ये जो उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी हुई बातें थी, इस जो उद्देश्य प्रस्ताव के यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के फीचर्स थे, विशेषताएं थी,
या फिर प्रावधान थे वो हमारे संविधान का लक्ष्य बन गए। ओके, अब फ्रेंड्स इस उद्देश्य प्रस्ताव या फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के मेन फीचर्स क्या थे, यानी कि मुख्य विशेषताएं क्या थीं, या फिर हम ये कहें कि इसके जो मेन प्रावधान या प्रोविजंस थे वो क्या थे। तो इसका सबसे पहला प्रोविजन था कि इंडिया इज टू बी डेमोक्रेटिक सोवरेन रिपब्लिक, भारत को लोकतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाना है। तो क्या मतलब है इस बात का? तो मैंने आपको पहले भी समझाया है, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, रूल ऑफ पीपल, जहां पर लोग शासन करें, जहां पर लोग संप्रभु हों। ठीक है, और लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग स्वयं कानून बनाते हैं, लोग स्वयं प्रशासन करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े देश हैं जैसे कि यूएसए, भारत, यहां पर यह संभव नहीं है कि एक बार में बहुत सारे लोग, देश की सारी जनसंख्या एक जगह पर बैठ के कानून बनाए। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर अप्रत्यक्ष या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज की जाती है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि प्रतिनिधि चुनते हैं, और लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स या प्रतिनिधि होते हैं वो लोगों के लिए कानून बनाते हैं, वो प्रशासन करते हैं। ओके, और इसी कारण से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी कहा जाता है। ओके, सो भारत एक कैसा देश है, भारत को कैसा देश बनाना था, भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाना था। ओके, यानी कि जहां पर लोगों का शासन हो। उसके बाद भारत को एक सोवरेन या संप्रभु देश बनाना था। तो सोवरेन या संप्रभु का अर्थ क्या होता है, सुप्रीम अथॉरिटी, सर्वोच्च सत्ता। तो भारत सोवरेन है यानी कि भारत संप्रभु है। इस बात का क्या अर्थ था? इस बात का यह अर्थ था कि जो भारत की सरकार होगी वो आंतरिक तौर पर और बाहरी तौर पर यानी कि इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली अपने डिसीजन लेने के लिए यानी कि अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी। कोई भी आंतरिक एवं बाहरी शक्ति भारत सरकार की डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेने की क्षमता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यानी कि भारत कैसे है, भारत एक संप्रभु देश है। उसके बाद रिपब्लिक का क्या अर्थ है या गणराज्य का क्या अर्थ है? सो फ्रेंड्स, रिपब्लिक या गणराज्य का अर्थ होता है कि जहां पर देश का जो हेड हो, देश का जो मुखिया हो, वो चुना गया हो, ना कि वो वंशानुगत हो, यानी कि वो इलेक्टेड हो, ना कि वो हेरिडिटरी हो। ओके, सो भारत का हेड कौन है? भारत का राष्ट्रपति या भारत का प्रेसिडेंट। सो आप जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसको चुना जाता है चुनाव के द्वारा, वो वंशानुगत पद नहीं है। वंशानुगत का क्या अर्थ होता है कि जब राजा का बेटा राजा बने, लेकिन रिपब्लिक या गणराज्य का अर्थ होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, चुनाव द्वारा एक एबल्ड व्यक्ति को, एक काबिल व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त किया जाएगा। सो भारत क्या है? भारत एक गणराज्य है यानी कि एक रिपब्लिक है। उसके बाद इसका अगला प्रोविजन क्या था? इंडिया टू हैव अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। भारत को एक संघ बनाना है एवं केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति वितरण करना है। तो फेडरेशन या संघ का क्या अर्थ होता है? ओके, सो फेडरेशन या संघ का अर्थ होता है जहां पर सरकार के दो लेवल हों, एक सरकार केंद्र पर हो और एक सरकार प्रांतों पर हो या फिर राज्यों पर हो। ओके, और दोनों ही जो सरकार हैं उनमें क्लियर कट शक्तियों का वितरण हो कि ये शक्तियां जो हैं वो केंद्र सरकार की हैं और ये शक्तियां जो हैं वो प्रांतीय सरकारों की हैं। ओके, और उसके अलावा दोनों ही सरकार की शक्तियां समान हो, कोई भी किसी की सबऑर्डिनेट या अधीन ना हो। ओके, सो फ्रेंड्स, उद्देश्य प्रस्ताव में यह लक्ष्य दिया गया था कि भारत को एक फेडरल कंट्री बनाना है यानी कि एक संघ बनाना है और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करना है। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं भारत में सरकार के दो स्तर होते हैं। एक सरकार केंद्र पर होती है और राज्यों की अपनी अलग अलग सरकारें होती हैं। ओके, जैसे कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। भले ही दोनों बीजेपी की हैं, लेकिन केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में अलग सरकार है। ओके,
उसके बाद इसका अगला प्रावधान क्या था कि इंडिया टू प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एसोसिएशन एंड एक्शन, यानी कि भारत में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का यह मतलब है कि भारत के नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी जाएंगी, भारत के सिटीजन्स को कौन कौन सी फ्रीडम दिए जाएंगे। ओके, तो उद्देश्य प्रस्ताव में यह प्रस्तावित किया गया था कि भारत के नागरिकों को विचार या थॉट की स्वतंत्रता होगी, यानी कि आप जो चाहे आप वो सोच सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप यह सोच सकते हैं कि आप बहुत अमीर हैं, एक बिलियनियर हैं, आप जो चाहे आप वो सोच सकते हैं। ओके, और वैसे भी किसी की सोच पर, किसी के विचार पर कोई अंकुश नहीं होता, कोई किसी की थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए यह स्वतंत्रता तो वैसे भी देनी ही थी। ओके, इसके बाद क्योंकि जो जो सोचना चाहता है वो तो सोचेगा ही, कोई किसी के मन में झांक के तो देख नहीं सकता है कि एक्चुअल में कोई क्या सोच रहा है और उसके मन को जाके रोक दे कि नहीं भाई तुम ऐसा नहीं सोचो, तुम वैसा सोचो, है ना। तो ये स्वतंत्रता तो एक्चुअल में दी ही जानी थी कि विचार की स्वतंत्रता या थॉट की स्वतंत्रता, है ना, कि आप जो चाहें आप वो सोच सकते हैं। उसके बाद जो अगली स्वतंत्रता आती है वो वास्तव में महत्वपूर्ण है। तो अगला जो फ्रीडम दिया गया था वो था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का यह मतलब है कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो विचार कर रहे हैं, आप उस बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप उस बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि मान के चलो आप सोचते हैं कि सरकार सही काम नहीं कर रही है, सरकार सही नहीं है। ओके, ये आपके विचार हैं, लेकिन आप अब अपने इन विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप पब्लिक में आकर भाषण दे सकते हैं। ओके, आप जनता को बता सकते हैं कि सरकार सही काम नहीं कर रही है। आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आप सरकार से कह सकते हैं कि मैं आपकी नीतियों से सहमत नहीं हूं। आप लोगों में जाके भाषणबाजी कर सकते हैं, आप स्पीच दे सकते हैं, है ना। यानी कि आप जो सोच रहे हैं आप उस बात को बोल सकते हैं। इसे कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन की फ्रीडम, है ना। उसके बाद अगली आती है विश्वास या बिलीफ की फ्रीडम। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का यह मतलब है कि आप जिसमें चाहें उसमें विश्वास रख सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि मार्क्सिज्म सही है, मार्क्सवाद सही है, तो आप यह सोच सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि गांधीवाद सही है तो आप सोच सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि पूंजीवाद या कैपिटलिज्म सही है तो आप उसमें विश्वास रख सकते हैं। आप समाजवाद या सोशलिज्म में विश्वास रख सकते हैं। आप कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रख सकते हैं। आप बीजेपी की विचारधारा में विश्वास रख सकते हैं। आप हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास रख सकते हैं। यानी कि आपको भारत का संविधान यह स्वतंत्रता देगा कि आप जिसमें भी चाहें उसमें अपना विश्वास रख सकते हैं, उस पर बिलीव कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फ्रीडम ऑफ फेथ या धर्म की स्वतंत्रता से क्या अर्थ है? इस बात का यह अर्थ है कि आप जिस धर्म को चाहें उस धर्म को मान सकते हैं। भले ही आप एक ईसाई हो, लेकिन यदि आप चाहें तो आप हिंदू धर्म को मान सकते हैं। भले ही आप हिंदू हो, लेकिन यदि आप चाहें तो आप पारसी धर्म को मान सकते हैं। कोई आपको इस बात से नहीं रोकेगा। यानी कि आपको जिस धर्म की बातें अच्छी लगती हैं, जिस धर्म की शिक्षाएं अच्छी लगती हैं, आप उस धर्म में विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद आती है फ्रीडम ऑफ वर्शिप यानी कि उपासना की स्वतंत्रता। तो क्या अर्थ है इस बात का? तो इस बात का यह अर्थ है कि आप जिसकी चाहें उसकी पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो श्री राम की पूजा करें, श्री कृष्ण की पूजा करें, दुर्गा माता की पूजा करें, काली माता की पूजा करें, अल्लाह की पूजा करें, जीसस की पूजा करें, है ना, गौतम बुद्ध की पूजा करें। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। आप जिस देवता की चाहें आप उस देवता की पूजा कर सकते हैं, और इस बात की स्वतंत्रता आपको भारत का संविधान देता है। ओके, आप चाहें तो आप शैतान की भी पूजा कर सकते हैं। भले ही ये गलत है, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, आपको फ्रीडम ऑफ वर्शिप दिया गया है। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो क्या है इस बात का अर्थ? तो जैसे कि हमारे यहाँ लेबर यूनियन होती हैं, यानी कि मजदूर संघ होते हैं, ट्रेड यूनियन होती हैं, यानी कि व्यापारिक संघ होते हैं, यानी कि लोग संघ बना सकते हैं। ओके, बहुत सारे लोग एक साथ ग्रुप में आकर एक संघ बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, और उसके बाद वो सरकार से
बार्गेनिंग कर सकते हैं। ओके, उनकी जो मांगे हैं वो उनको सरकार के सामने रख सकते हैं। ओके, या फिर जिन्होंने उन्हें नौकरी दी है वो उनके सामने अपनी मांगे रख सकते हैं। उदाहरण के लिए एक फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। ओके, अब उन मजदूरों का किया जा रहा है शोषण, यानी कि उनको कम वेतन दिया जा रहा है, ज्यादा काम लिया जा रहा है। तो अब सभी मजदूरों को यह स्वतंत्रता है कि वो सब संघ बना लें, यानी कि एक एसोसिएशन बना लें, और वो सब मिलकर फिर अपने मालिक से यानी कि अपने फैक्ट्री के ओनर से बार्गेनिंग करें कि आप या तो हमारी तनख्वाह बढ़ाओ या फिर हम सबके सब काम छोड़ के जा रहे हैं। यानी कि इसे कहते हैं संघ बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ एक्शन, यानी कि कार्रवाई करने की स्वतंत्रता। तो क्या मतलब है इस बात का? तो इस बात का यह मतलब है कि आप जो सोचते हैं, आप जो अभिव्यक्त करते हैं, आप उसको एक्शन में भी ला सकते हैं, यानी कि आप कर भी सकते हैं। जैसे कि आप यह सोचते हैं कि सरकार अच्छी नहीं है, यदि आप यह सोचते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्चुअल में ये है या नहीं है, यदि आप ये सोचते हैं कि सरकार की कोई नीति अच्छी नहीं है, पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो आप पहली चीज तो इस बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी कि लोगों के बीच आके इस बात को बोल सकते हैं। और दूसरी बात, आप इसके खिलाफ कार्यवाही भी कर सकते हैं, यानी कि आप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, मोर्चा भी निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्शन, यानी कि आप जो सोच रहे हैं आप उस बात को कर भी सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडिया टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड टू माइनॉरिटीज, पीपल फ्रॉम बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, यानी कि भारत अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगा। अब क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अल्पसंख्यकों को सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, हमारे संविधान द्वारा बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, बहुत सारे संरक्षण प्राप्त हैं। जैसे कि अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने कल्चर को यानी संस्कृति को, भाषा को यानी कि लैंग्वेज को, लिपि यानी स्क्रिप्ट को बचा सकते हैं, उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं। ओके, अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, ताकि वे अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को बचा सकें। यानी कि संविधान द्वारा जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं या माइनॉरिटीज हैं, उनको सेफगार्ड्स या सुरक्षा है ना, उनको विशेष अधिकार प्राप्त हैं। ओके, उसके अलावा जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो आदिवासी क्षेत्रों के लोग हैं, यानी कि पीपल फ्रॉम बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, इनको भी संविधान द्वारा बहुत अधिक संरक्षण प्राप्त है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्राप्त है। जैसे कि आप सबने रिजर्वेशन के बारे में सुना होगा, तो रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या है? रिजर्वेशन एक तरह से इन लोगों के लिए संरक्षण है। ओके, कि यदि ये लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट में नहीं आ सकते, फॉर एग्जाम्पल जो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें भी SC, ST, OBC को रिजर्वेशन प्राप्त है, यानी कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, उनको रिजर्वेशन या आरक्षण प्राप्त है। ओके, क्यों? क्योंकि यदि ये लोग डायरेक्ट कंपटीशन के थ्रू, सीधी प्रतिस्पर्धा के थ्रू भारत सरकार को ज्वाइन नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में नहीं आ सकते, तो इन लोगों को सरकार ने संरक्षण दिया है कि आप लोगों के लिए इतनी सीट्स रिजर्व हैं, आप लोगों के लिए इतनी सीट्स आरक्षित हैं, और इन सीट्स पर केवल इन लोगों को ही भर्ती किया जाएगा। ओके, क्यों? ताकि उन लोगों का प्रतिनिधित्व, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी सरकार में आ सके, उन लोगों की आवाज भी सरकार में आ सके। ओके, यानी कि जो हमारी सरकार है और जो हमारा संविधान है, वो अल्पसंख्यकों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को और आदिवासी क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, इसके बाद इंडिया टू अटेंड राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि भारत को विश्व में उचित और सम्मानित स्थान प्राप्त करना है और विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण में योगदान देना है। तो क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, जब भारत आजाद हुआ तो वो हाल ही में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। तो उस समय ना ही भारत के पास अधिक संसाधन थे, ना ही अधिक पैसा था, और ना ही विश्व में भारत का कोई इतना सम्मान करता था। तो ये हमारा और हमारी सरकार का उद्देश्य था कि हम विश्व में, वर्ल्ड में एक सम्मानित स्थान प्राप्त करें, ताकि सब लोग भारत का सम्मान करें। उसके अलावा हमारा यह उद्देश्य था कि हम विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण में योगदान दें, जैसे कि नेहरू जी की नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी या गुट निरपेक्षता की नीति। ओके, सो उन्होंने क्या किया कि जब शीत युद्ध चल रहा था, यानी कि कोल्ड वॉर चल रहा था, तो ना उन्होंने यूएसए का साथ दिया
और ना ही उन्होंने यूएसएसआर का साथ दिया, यानी कि ना उन्होंने अमेरिका का साथ दिया और ना ही उन्होंने सोवियत संघ का साथ दिया। ओके, क्यों? ताकि इन दोनों के बीच जो टेंशन चल रही है वो और ना बढ़ जाए। ओके, और स्थिति युद्ध तक ना पहुंच पाए। ओके, तो हमने क्या किया, हमने विश्व शांति में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना योगदान दिया, और विश्व में शांति रहेगी तो जन कल्याण होगा। ओके, अब फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे घर में कोई फंक्शन होता है। ओके, हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, मान के चलिए शादी है या कोई भी फंक्शन है, तो शादी विवाह में बहुत सारे काम होते हैं और उन कामों को अलग अलग लोगों को बांट दिया जाता है, जैसे कि आपको, आपके बहन भाइयों को, आपके कजिन्स को। ओके, तो सब कामों को अलग अलग लोगों में बांट दिया जाता है, जैसे कि खाना बनाने का काम, रिश्तेदारों का स्वागत करने का काम। ओके, उसके अलावा सजावट का काम, खाना परसने का काम। ओके, यानी कि अलग अलग काम को अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है ताकि वो काम अच्छे से हो सके। बिल्कुल उसी प्रकार जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तब बहुत सारे कार्य थे। ओके, सो इन अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी, यानी कि अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी। सो कमिटीज क्या है? टू डील विथ डिफरेंट टास्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, यानी कि संविधान बनाने के विभिन्न कार्यों को करने के लिए। ओके, सो संविधान सभा की बहुत सारी समितियां थीं, यानी कि देयर वर मैनी कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा की इन कमिटीज को या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इन समितियों को क्यों बनाया गया था? उनको इसलिए बनाया गया था कि संविधान निर्माण के जो अलग अलग कार्य हैं उन कार्यों को ये अच्छी तरह से कर सकें, और हर एक स्पेशल कार्य एक समिति को सौंप दिया गया था। ओके, जैसे कि एक थी, और फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम मेजर कमिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और जो माइनर कमिटीज हैं वो हमारे लिए इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेजर कमिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, कौन कौन सी थी मेजर कमिटीज? सो सबसे पहली कमिटी थी यूनियन पावर कमिटी या फिर संघ शक्ति कमिटी, संघ शक्ति समिति। तो यूनियन पावर कमिटी या संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी कि संघ संविधान समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति। अब इसके अध्यक्ष या इसके चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आती है प्रारूप समिति, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, उसके बाद आती है फ्रेंड्स एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, यानी कि मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष या चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, यानी कि प्रक्रिया नियम समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद थी स्टेट्स कमेटी, यानी कि राज्यों के लिए समिति, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद थी स्टीयरिंग कमेटी, यानी कि संचालन समिति, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब फ्रेंड्स, ये जो कमिटीज वाला पोर्शन है, इससे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में पूछा जाता है, या फिर इससे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में ही पूछा जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे लिए यह जानना आवश्यक नहीं है कि किस कमेटी का क्या काम था। हमसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी का कौन चेयरमैन था, या फिर किस कमेटी का कौन अध्यक्ष था। तो हमें सिर्फ यह रिमेंबर रखने की कोशिश करनी है, ये याद रखने की कोशिश करनी है कि किस समिति का कौन चेयरमैन था, और ये हमें नहीं जानना है ज्यादा कि कौन सी समिति का क्या कार्य था। जैसे मैं आपको एक दो समितियों के कार्य बता देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो यूनियन पावर कमेटी थी या फिर संघ शक्ति कमेटी थी, उसका क्या काम था? उसका काम यह था कि यूनियन गवर्नमेंट के क्या क्या पावर्स होंगी। ओके, यूनियन जो केंद्र सरकार है उसकी क्या क्या शक्तियां होंगी और उससे रिलेटेड क्या क्या प्रावधान होंगे, उसके बारे में डिस्कशन करना, उन प्रावधानों को बनाना। ओके, उसके अलावा जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी या फिर जो संघ संविधान समिति थी, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, उसका कार्य क्या था कि जो केंद्र सरकार है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होंगे, यानी कि उससे रिलेटेड क्या क्या संवैधानिक प्रावधान होंगे, उन प्रावधानों के बारे में डिस्कस करना, उन प्रावधानों को बारीकी से अध्ययन करना, उन प्रावधानों को बनाना। ओके, सिमिलरली जैसे जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति थी,
उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसका काम क्या था? उसका काम ये था कि जो प्रांतों से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, यानी कि प्रांतों से रिलेटेड जो संवैधानिक प्रावधान हैं, उनके बारे में डिस्कस करना, उनके बारे में चर्चा करना, वाद विवाद करना, उनको बारीकी से अध्ययन करना, देखना उनमें क्या क्या कमियां हैं और उनमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, उनको बनाना। ओके। और बिल्कुल उसी प्रकार से जो एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, यानी कि मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति थी। इसका कार्य क्या था कि भारत के संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार होने चाहिए, ओके, भारत के जो नागरिक हैं उनको कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए, संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए और जो जनजातीय लोग हैं उनके लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, जो अल्पसंख्यक लोग हैं और जो जनजातीय लोग हैं उनको संविधान क्या क्या संरक्षण प्रदान करे। ओके। सो इन सब के बारे में अध्ययन करना, इन सब के बारे में डिस्कस करना और इन सब के बारे में संविधान सभा को सलाह देना। ओके। सो ये इस कमेटी का काम था। सो अलग अलग कमिटीज के अलग अलग काम थे। ओके। सो हमारे लिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन कमिटीज के काम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सी कमेटी का कौन अध्यक्ष था, क्योंकि प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके। उसके बाद फ्रेंड्स, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी या प्रारूप समिति थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमें ड्राफ्टिंग कमेटी को यानी कि प्रारूप समिति को डिटेल में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग कमेटी वाज सेट अप ऑन 29 अगस्त 1947, यानी कि जो प्रारूप समिति थी इसे 29 अगस्त 1947 को स्थापित किया गया था। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसको कब बनाया गया था? इसको 29 अगस्त 1947 को बना दिया गया था। ओके। इसके बाद इसका फंक्शन क्या था, इसका कार्य क्या था? इट्स फंक्शन वाज टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इसका कार्य यह था कि ये नए संविधान का मसौदा तैयार करे या फिर नए संविधान का प्रारूप तैयार करे। ओके। फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था कि ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना है, यानी कि भारत का जो संविधान बनाया जाना है, उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करे या फिर एक प्रारूप तैयार करे या फिर एक मसौदा तैयार करे। तो ड्राफ्ट या प्रारूप क्या होता है? तो ड्राफ्ट का मतलब होता है एक रफ स्केच, एक रफ स्केच बनाना। जैसे कि आप लोगों को जब आप लोग स्कूलिंग में होंगे तब आप लोगों को टीचर मैथ्स का होमवर्क देते होंगे, तो जब आप मैथ्स का होमवर्क करते होंगे तो आप डायरेक्टली फेयर कॉपी में तो नहीं करते होंगे। आप सबसे पहले क्या करते होंगे कि जो भी कैलकुलेशंस हैं वो एक रफ कॉपी में करते होंगे, ताकि कोई भी फेयर कॉपी में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? रफ वर्क करेंगे, यानी कि रफ कॉपी में सारी कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, सब कुछ सोच विचार कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, और जब सब कुछ सही होगा फिर उसको फेयर कॉपी में उतारेंगे। यही प्रोसीजर होता था। बिल्कुल उसी प्रकार से सबसे पहले संविधान का एक रफ वर्क तैयार किया जाना था, यानी कि एक ड्राफ्ट तैयार किया जाना था, एक प्रारूप तैयार किया जाना था। तो ड्राफ्ट मतलब था संविधान का एक रफ स्केच, और फिर उस रफ स्केच पर डिस्कशन होना था कि अब इसमें से कौन कौन से प्रावधान रखने हैं और कौन कौन से प्रावधान हटाने हैं और किन किन प्रावधानों में संशोधन किया जाना है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी। क्यों? क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया? संविधान का प्रारूप तैयार किया, संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, यानी कि संविधान का एक रफ स्केच तैयार किया, और उसी रफ स्केच पे फिर सारा डिस्कशन हुआ। ओके। अब फ्रेंड्स, इस प्रारूप समिति के 7 मेंबर्स थे। ओके। डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, यानी कि चेयरमैन थे। अब चूंकि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसने संविधान का प्रारूप तैयार किया, यानी कि ड्राफ्ट तैयार किया, और ड्राफ्ट सबसे बेसिक चीज थी संविधान के लिए, क्योंकि अगर ड्राफ्ट ही ना होता तो डिस्कशन किस पे होता। तो संविधान निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? ड्राफ्ट तैयार करना। और इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ओके। इसके बाद इसके और कौन कौन से सदस्य थे? तो N गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है, उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उसके बाद डॉक्टर KM मुंशी, उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, उसके बाद N माधवराव, और उसके बाद TT कृष्णमाचारी। ओके। इसके टोटल 7 सदस्य थे। अब आपको इन सातों के सातों सदस्यों को याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि इसका काम क्या था, इसको कब सेटअप किया गया था, और ये जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे। ओके। अब फ्रेंड्स, जो प्रारूप समिति थी यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसने संविधान का पहला ड्राफ्ट यानी कि पहला प्रारूप
अक्टूबर 1947 में बना के तैयार कर दिया। यानी कि आप खुद विचार कीजिए कि संविधान का जो पहला प्रारूप था, जो पहला ड्राफ्ट था, वो 2 महीने से भी कम टाइम में तैयार हो गया। अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि संविधान बनाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, संविधान बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो फिर ऐसा इन लोगों ने क्या किया कि 2 महीने से कम समय में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया गया। तो एक्चुअल में इस कमेटी ने कैसे काम किया कि इस कमेटी ने बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया, और जहां तक मुझे याद है, मैं सही नंबर रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि इन्होंने 60 से ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन किया था। ओके, और उन संविधानों का अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्या किया कि इनको जो जो प्रोविजंस भारत के अकॉर्डिंग सुटेबल लगे, यानी कि भारत की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सही लगे, उन प्रोविजंस को किया कॉपी और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में पेस्ट कर दिया। ओके, सो इन्होंने क्या किया, कॉपी पेस्ट, दूसरे देशों के संविधान से प्रोविजन लिए, देखा क्या है भारत के लिए सुटेबल है, और उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में पेस्ट कर दिया। ओके, और इसी कारण से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग्स। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का यह मतलब है कि भारत के संविधान में विश्व के हर देश के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है। ओके, तो हमारे लिए जानना आवश्यक है कि भारत के संविधान में किस देश के संविधान से क्या लिया गया है, क्योंकि इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब फ्रेंड्स, और आपको मेंस में भी जब आप आंसर लिखोगे तो आप इन पॉइंट्स को जब मेंशन करोगे तो इससे आपको काफी अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से देश से संविधान से हमने क्या लिया था। सबसे पहले हमने यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के संविधान से क्या लिया। हमने यूके के संविधान से पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली ली। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में संसदीय प्रणाली क्या होती है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया कि एक तरफ होती है संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, और दूसरी तरफ होता है अध्यक्षीय प्रणाली यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ओके, किसी भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सरकार के 2 फॉर्म्स हो सकते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली, या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी कि अध्यक्षीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, जैसे कि अध्यक्षीय प्रणाली कहाँ है, यूएसए में अध्यक्षीय प्रणाली है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम या अध्यक्षीय प्रणाली में होता क्या है कि सरकार के जो 3 अंग हैं यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती। ओके, जैसे कि विधायिका के जो सदस्य हैं वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के सदस्य नहीं हो सकते, बिल्कुल उसी प्रकार जो न्यायपालिका के सदस्य हैं वो कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते, और जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो न्यायपालिका और विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते। यानी कि तीनों के तीनों निकाय जो हैं, बॉडीज जो हैं, वो टोटली डिफरेंट हैं, अलग हैं, सेपरेट हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो जुडिशरी है यानी कि न्यायपालिका है वो टोटली सेपरेट होती है, यानी कि उस जुडिशरी के मेंबर्स जो हैं वो ना एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होते हैं ना लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका का पार्ट होती है, यानी कि वो लेजिस्लेचर का ही हिस्सा होती है। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का यह मतलब है कि जो कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव के सदस्य हैं उनको विधायिका के सदस्यों में से ही चुना जाता है, यानी कि लेजिस्लेचर के सदस्यों में से ही चुना जाता है। ओके, ये सिस्टम हमने कहां से अडॉप्ट किया था? जैसे कि भारत में सरकार कैसे बनती है, जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, और लोकसभा राज्यसभा क्या है, हमारी केंद्रीय विधायिका के 2 सदन हैं, यानी कि भारत के संसद के 2 सदन हैं। ओके, जो लोकसभा है और राज्यसभा है उनके सदस्यों में से ही कुछ सदस्यों को चुन के भारत की सरकार बनाई जाती है, यानी कि जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो विधायिका के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। तो हमने ये सिस्टम कहां से अडॉप्ट किया था? तो ये सिस्टम हमने यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के संविधान से अडॉप्ट किया था। ये सिस्टम यूके के संविधान में है। उसके बाद लॉ मेकिंग प्रोसीजर यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया, यानी कि कानून कैसे बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ कोई भी जो साधारण कानून है या ऑर्डिनरी लॉ है वो कैसे पास की जाती है? साधारण बहुमत से, यानी कि यदि किसी भी कानून को 50% से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल जाए, यानी कि सदस्यों का समर्थन मिल जाए, तो वो कानून पास हो जाता है। तो ये प्रक्रिया हमने कहां से ली? ओके, तो जैसे कोई भी साधारण कानून है, सबसे पहले वो लोकसभा में साधारण बहुमत से पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा साधारण बहुमत से, उसके बाद उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। तो ये प्रोसीजर हमने कहां से ली? ये हमने यूके के संविधान से ली। उसके बाद रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन, ये भी हमने कहां से लिया? यूके के संविधान से। तो रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन का मतलब क्या होता है कि देश का असली शासक कौन है, देश का असली रूलर कौन है? लॉ है, यानी कि विधि है। विधि सबसे ऊपर है, लॉ सर्वोच्च है।
देश में कोई भी विधि से ऊपर नहीं है, चाहे फिर वो देश का सबसे अमीर आदमी क्यों ना हो, चाहे फिर वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, लेकिन वो लोग भी विधि से नीचे हैं। ओके, और विधि की नजरों में सभी समान हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। ओके, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे फिर वो एक चौकीदार हो, हर कोई क्या है, हर कोई विधि की नजरों में समान है। ओके, सो रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन का मतलब होता है कि देश की असली शासक कौन है, देश की असली शासक विधि है। विधि से ऊपर देश में कोई नहीं है। विधि जो है यानी कि लॉ जो है वो सर्वोच्च है या फिर सुप्रीम है। देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सबसे अमीर आदमी भी विधि के नीचे है। ओके, उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता, ये भी हमने यूके के संविधान से लिया। तो फ्रेंड्स, एकल नागरिकता क्या होती है? सो फ्रेंड्स, कुछ देश जो हैं, जो ट्रू फेडरल कंट्रीज हैं, यानी कि जो वास्तव में संघीय देश हैं, जैसे कि यूएसए, यहां पर दोहरी नागरिकता होती है या फिर डुअल सिटीजनशिप। तो डुअल सिटीजनशिप मतलब कि वो लोग अपने देश के भी नागरिक हैं और अपने प्रांतों के भी नागरिक हैं, यानी कि अपने राज्यों के भी नागरिक हैं। लेकिन एकल नागरिकता में ऐसा नहीं होता। जैसे कि हमारे भारत में एकल नागरिकता है यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं, हम अपने प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, हम अपने राज्य के नागरिक नहीं हैं। जैसे कि मान के चलिए आप तमिलनाडु में रहते हैं, तो आप तमिलनाडु के नागरिक नहीं हैं, आप भारत के नागरिक हैं। आप तमिलनाडु के मूल निवासी हैं, लेकिन आप तमिलनाडु के नागरिक नहीं हैं। आप नागरिक कहाँ के हैं? सिर्फ और सिर्फ भारत के हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय संविधान के अधिकतर जो प्रावधान थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए थे। ओके, तो इसमें क्या क्या हमने अडॉप्ट किया था? तो मेन चीजें क्या अडॉप्ट की थी? ज्यादातर चीजें जो थी वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही अडॉप्ट की थी, लेकिन मुख्य चीजें क्या थी? तो फेडरल स्कीम या फिर संघीय योजना। तो क्या होती है फेडरल स्कीम? सो फेडरल स्कीम मतलब वही कि मतलब सरकार के दो स्तर होंगे, एक सरकार केंद्र में होगी, एक सरकार राज्य स्तर पर होगी। ओके, दोनों सरकारों में शक्तियों का बंटवारा होगा, दोनों सरकारों के पास समान शक्तियां होंगी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं भारत में जो है, भारत में सरकार के दो स्तर होते हैं, एक सरकार केंद्र पे होती है और एक सरकार राज्यों पे होती है। ओके, जैसे कि एक सरकार हमारी केंद्र में है जो भारत सरकार है, और राज्यों की अपनी अलग अलग सरकार है, उत्तर प्रदेश की अलग सरकार है, केरला की अलग सरकार है। ओके, सो ये जो सिस्टम अडॉप्ट किया, ये हमने कहां से किया? भारत शासन अधिनियम 1935 से अडॉप्ट किया। उसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर या राज्यपाल का पद हमने कहां से लिया? सो फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि आपके राज्यों को एक गवर्नर होता है। ओके, यानी कि हर राज्य का एक गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। जैसे मध्य प्रदेश का अलग राज्यपाल है, उत्तर प्रदेश का अलग राज्यपाल है। ओके, तो जैसे पूरे भारत के लिए राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल उसी प्रकार हर राज्य के लिए उसका राज्यपाल होता है। ओके, जैसे भारत का हेड राष्ट्रपति है, बिल्कुल उसी प्रकार राज्य का हेड राज्यपाल होता है। तो ये ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी कि राज्यपाल का पद हमने कहां से अडॉप्ट किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उसके बाद जो भारत में जुडिशियल सिस्टम है, यानी कि जो न्यायपालिका है, जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, यानी कि जिला एवं सत्र न्यायालय हैं। तो ये पूरा जुडिशरी का सिस्टम हमने कहां से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि पब्लिक सर्विस कमीशंस यानी कि लोक सेवा आयोग क्या होते हैं। लोक सेवा आयोग यानी कि लोक सेवा आयोग वो निकाय होते हैं जो लोक सेवकों की नियुक्ति करते हैं, जैसे कि आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, स्टेट के लिए एसडीएम, तहसीलदार, ओके, डीएसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो जो लोक सेवकों की नियुक्ति करते हैं वो होते हैं लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान था, ये हमने कहां से लिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, इसके बाद जो इमरजेंसी प्रोविजंस थे यानी कि आपातकालीन प्रावधान थे, ये हमने कहां से लिए थे? ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए थे। तो इमरजेंसी प्रोविजंस या आपातकालीन प्रावधान का क्या मतलब होता है कि जैसे मान के चलो कभी युद्ध हो जाए, ओके, या फिर बाहरी देश घुसपैठ कर दे, या फिर हमारे देश में अशांति फैल जाए, है ना, यानी कि लोग सशस्त्र विद्रोह कर दें, तो इसको बोलते हैं इमरजेंसी यानी कि आपातकाल। तो आपातकाल में हमारे संविधान के कौन से प्रावधान काम करेंगे? आपातकाल में सरकार की क्या शक्तियां रहेंगी? ये सब हमने कहां से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स थी यानी कि प्रशासनिक ढांचा था, ये भी हमने कहां से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स यानी कि ब्यूरोक्रेसी, देश की नौकरशाही, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस ऑफिसर का पद, आईपीएस ऑफिसर का पद, पुलिसिंग कैसे होगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा,
लॉ एंड ऑर्डर कैसे होगा। तो ये सब हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यूएसए या अमेरिका के संविधान से क्या क्या अडॉप्ट किया, तो फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकार जो है वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए। तो मौलिक अधिकार, तो जैसे कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ओके, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन का अधिकार, ओके। सो हमें भारत के नागरिकों को बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में वर्णित हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमने कहाँ से लिए थे, अमेरिका के संविधान से लिए थे। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, इन दोनों के ही प्रभाव से स्वतंत्र होती है, ओके। न्यायपालिका के कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये जो प्रिंसिपल था ये हमने कहाँ से लिया था, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। इसके बाद जुडिशियल रिव्यू या फिर न्यायिक समीक्षा। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है या न्यायिक समीक्षा क्या होती है कि जुडिशरी को यानी कि कोर्ट को यह पावर होती है कि वो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका के कार्यों की समीक्षा कर सके, ओके। यदि वो कोई कार्य ऐसा करते हैं जो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस कार्य को अवैध घोषित कर सके। तो ये हमने कहाँ से लिया, अमेरिका के संविधान से लिया। अब फ्रेंड्स इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये हमने कहाँ से लिया, ये भी हमने अमेरिका से लिया। तो क्या मतलब है इस बात का, सो यदि राष्ट्रपति संविधान की उल्लंघना करे यानी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करे, सो इस आधार पर उसको हटाया जा सकता है। तो इसको हटाने की जो प्रोसेस है उसको इम्पीचमेंट या महाभियोग बोला जाता है, ओके। सो ये प्रोसेस हमने कहाँ से अडॉप्ट की, अमेरिका से। उसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट की, ओके। उसके बाद पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो हमने कहां से लिया, अमेरिका से लिया। उसके बाद फ्रेंड्स आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया, तो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमने कहां से अडॉप्ट किया, आयरलैंड से। फ्रेंड्स क्या होते हैं डीपीएसपी या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ओके। सो फ्रेंड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो प्रिंसिपल्स होते हैं, ओके, जो सरकार को अपनी पॉलिसी मेकिंग के टाइम फॉलो करना पड़े, लॉ मेकिंग के टाइम फॉलो करना पड़े, ओके। सो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो प्रिंसिपल्स होते हैं यानी कि वे सिद्धांत होते हैं जो सरकार को पब्लिक पॉलिसी, ओके, यानी कि अपनी नीति बनाते टाइम या फिर कानून बनाते टाइम फॉलो करना हो, ओके। सो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं या फिर जितने भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, सरकार की यह ड्यूटी है कि वो जब भी पॉलिसी बनाए यानी कि जब भी कोई नीति बनाए जनता के लिए या फिर जब भी कोई कानून बनाए, कोई लॉ बनाए, तो उस समय वो इन प्रिंसिपल्स का यानी कि इन सिद्धांतों का पालन करे और इन सिद्धांतों को ध्यान में रख के ही कोई भी कानून या कोई भी नीति बनाए, ओके। अब फ्रेंड्स राष्ट्रपति का चुनाव यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, ओके, उसकी क्या प्रोसीजर होती है, तो ये सब हमने कहां से अडॉप्ट किया है, आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है यानी कि नॉमिनेट करता है। तो ये जो प्रोसेस है कैसे होगा और क्या होगा, ये सब हमने कहां से अडॉप्ट किया, आयरलैंड के संविधान से हमने इस बात को अडॉप्ट किया, ओके। इसके बाद कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी कि शक्तिशाली केंद्र वाला संघ। तो क्या मतलब है इस बात का, फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत क्या है, एक फेडरेशन है या फिर एक संघ है, यानी कि यहाँ पे सरकार के 2 स्तर होते हैं, एक केंद्र सरकार और राज्यों के लिए अलग अलग सरकार होती है, ओके। हमने कनाडा के संविधान से अडॉप्ट किया कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों से अधिक शक्तिशाली होगी, केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों से ज्यादा शक्तियां होंगी, ओके। ज्यादातर बजट पर यानी कि देश के पैसे पर किसका अधिकार होगा, केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार के पास यह भी शक्ति होगी कि वो राज्य सरकारों को पनिश कर सके, दंडित कर सके, ओके। केंद्र सरकार को यह भी, और जब आपातकाल लगता है यानी कि इमरजेंसी लग जाती है तब तो केंद्र सरकार की शक्तियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, ओके। केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं
वो राज्य सरकार की शक्तियों से अधिक हैं, इस बात को हमने कहां से अडॉप्ट किया? कनाडा से। उसके बाद फ्रेंड्स, वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर इन द सेंटर, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित। तो क्या मतलब होता है रेजिडुअरी पावर्स का? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया क्या है? एक फेडरेशन है, यानी कि एक संघ है, और किसी भी संघ में राज्य और केंद्रों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। तो भारत में भी राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो एक है यूनियन लिस्ट, यानी कि संघ सूची। तो संघ सूची पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, यानी कि देश की संसद कानून बना सकती है। ओके, फिर एक है राज्य सूची, यानी कि स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट या राज्य सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं, उस पर जो विधानसभा है, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, राज्यों की विधानसभा हैं, वो कानून बना सकती हैं। ओके, उसके बाद है कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पर केंद्र की जो मतलब केंद्र की जो विधायिका है, यानी कि जो संसद है, वो भी कानून बना सकती है, और जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वो भी उस पर कानून बना सकती हैं। ओके, सो समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मान के चलिए कुछ ऐसे विषय हो जो ना तो संघ सूची में हो, यानी कि यूनियन लिस्ट में हो, ना ही वे राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट में हो, और ना ही वे समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट में हो। तो अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इस प्रकार से हो सकता है कि मान के चलो वो सब्जेक्ट्स, यानी कि वो विषय उस वक्त मौजूद ही ना हो जब संविधान बनाया गया। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में किसका एग्जाम्पल दिया था? कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया था। इस बार मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। मान के चलिए कि जब संविधान बनाया गया, ओके, उस वक्त हमें नहीं पता था कि भाई एलियंस होते हैं या नहीं होते हैं। ये तो हमें आज भी नहीं पता कि एलियंस होते हैं या नहीं होते हैं। ओके, सो एलियंस से रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? इस बात का तो कोई डिसाइड ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एलियंस को कभी देखा ही नहीं हमने, हमें पता ही नहीं है कि एलियंस होते भी हैं या नहीं। लेकिन अब मान के चलो भविष्य में, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद धरती पर एलियंस आ जाएं, ओके, या फिर धरती पर एलियंस हमला कर दें। ओके, सो अब ये जो चीज है एक इमरजेंसी कंडीशन है, ये अकस्मात स्थिति है। ओके, क्योंकि संविधान बनाने के समय पर एलियंस नहीं थे। संविधान बनाने के समय पर हमको ये पता ही नहीं था कि एलियंस होते भी हैं या नहीं होते हैं। हमको ये आज भी नहीं पता कि एलियंस होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन मान के चलो आज से 20 साल बाद एलियंस धरती पर आए और धरती पर हमला कर दें। ओके, सो अब एलियंस से रिलेटेड कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी ना, कि क्या कानून होंगे एलियंस के प्रति। ओके, हमें किस प्रकार का अटैक करना है एलियंस पे, कैसे एलियंस को धरती से भगाना है, और किस प्रकार से हम उनसे फायदा ले सकते हैं। तो इन एलियन से रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? सो इन एलियन से रिलेटेड कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है। यानी कि अविशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां हैं, या फिर अविशिष्ट सूची में वे विषय होते हैं जो ना तो संघ सूची में हो, ना राज्य सूची में हो, ना समवर्ती सूची में हो। क्यों? क्योंकि वे विषय उस वक्त मौजूद नहीं थे। लेकिन यदि भविष्य में वे विषय उपस्थित होते हैं, जैसे कि यदि एलियंस धरती पर हमला कर देते हैं और अब आवश्यकता पड़ती है कि एलियंस के रिलेटेड कानून बनाना है, तो एलियंस से रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? ओके, एलियंस को किस जेल में रखा जाएगा यदि हम उन्हें पकड़ लेते हैं? उनको हम कैसे भगाएंगे यहाँ से? उन पर किन अस्त्रों से हमला किया जाएगा? क्या हम एलियंस पर परमाणु बम से हमला करेंगे या फिर उनको साधारण वेपन से हराएंगे? तो इन सबसे रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। तो जो अविशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार में निहित हैं। ओके, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर व सेंटर। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी ही बताया कि भारत के हर राज्य का एक गवर्नर या राज्यपाल होता है, और इस राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? केंद्र नियुक्त करता है। तो इस राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है मंत्रिपरिषद की सलाह से, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। ओके, सो ये हमने कहां से अडॉप्ट किया? ये हमने कनाडा से अडॉप्ट किया। उसके बाद फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया? तो जो समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट है, इसे हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। तो कंकरेंट लिस्ट यानी कि इस पर संसद भी कानून बना सकता है, पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है, और जो राज्यों की विधान परिषद है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, वे भी कानून बना सकती हैं। उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ओके, सो फ्रेंड्स, कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है कानून बनाने में कि संसद के दोनों सदनों को एक साथ संयुक्त बैठक करना पड़े। ओके, अब ये आवश्यकता कब पड़ती है, क्या पूरी प्रोसीजर होती है, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम लोकसभा और राज्यसभा यानी कि इंडिया के पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अडॉप्ट की। उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ओके, जैसे कि आर्टिकल 19 में भारत के नागरिकों को व्यापार की स्वतंत्रता दी गई है, तो इस बात को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? ऑस्ट्रेलिया से। यानी कि आप भारत में कहीं भी जाकर व्यापार कर सकते हैं,
आप किसी भी चीज का व्यापार कर सकते हैं, और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ओके, तो ये सब हम आर्टिकल 19 जब पढ़ेंगे उस वक्त पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य हमने यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए। ओके, सो फंडामेंटल ड्यूटीज और मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? सो कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं या कर्तव्य हैं जो भारत के नागरिकों को अपने देश के प्रति, देश की सरकार के प्रति और समाज के प्रति निभाना होते हैं। जैसे कि भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे, वो अपने राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। ओके, सो ऐसे ही और भी बहुत सारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किए? यूएसएसआर से। उसके बाद फ्रेंड्स जो प्रियम्बल में आइडियल ऑफ जस्टिस है, यानी कि प्रस्तावना में, संविधान की जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें न्याय की अवधारणा है, यानी कि जस्टिस कौन कौन सा? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, यानी कि राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। तो ये सब चीजें हमने कहाँ से अडॉप्ट की? यूएसएसआर के संविधान से। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स फ्रांस के संविधान से हमने क्या अडॉप्ट किया? तो जो रिपब्लिक वर्ड था यानी कि गणतंत्र, तो गणतंत्र यानी कि देश का जो हेड है वो इलेक्टेड हो, यानी कि चुना हुआ हो, वो वंशानुगत ना हो, यानी कि वो हेरिडिटरी ना हो। तो ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? फ्रांस के संविधान से। उसके बाद आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, यानी कि जब आप भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा है। तो इन विचारधाराओं को हमने फ्रांस के संविधान से अडॉप्ट किया। ओके, बंधुत्व की विचारधारा है फ्रेटर्निटी, मतलब कि भाईचारा, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ओके, यानी कि भारत के जितने भी लोग हैं वो आपस में भाई बहन हैं। तो ये फ्रेटर्निटी या बंधुत्व की विचारधारा ये हमने फ्रांस से ली। ओके, इक्वलिटी यानी कि हर किसी, इक्वलिटी यानी कि राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ओके, यानी कि विधि के सामने सब लोग समान हैं, है ना? लॉ की आइज में हर कोई इक्वल है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे फिर वो देश का पियून हो। ओके, विधि की नजरों में हर कोई समान है, चाहे फिर वो क्या हो, बहुत बिलियनियर हो, अरबपति, करोड़पति आदमी हो, चाहे वो भिखारी हो, यानी कि विधि की नजरों में सब समान है। यानी कि देश के सभी जो नागरिक हैं वो विधि की नजरों में समान है, यानी कि हर किसी को समानता का अधिकार प्राप्त है। ओके, यदि देश का सबसे अमीर आदमी कोई गुनाह करता है, मान के चलो वो किसी को मारता है, तो उसको भी उसी कोर्ट में जाना पड़ेगा और सुनवाई होगी और उसके खिलाफ उसी कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। और यदि देश का कोई एक भिखारी भी किसी का मर्डर कर देता है, किसी का कत्ल कर देता है, तो उसको भी सेम कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, यानी कि विधि की नजरों में हर कोई समान है। ओके, उसके अलावा भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सबको जो अवसर की समानता दी गई है, यानी कि आप सबको हर चीज के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा। जैसे कि यदि आईएएस के लिए वैकेंसी निकलेगी, आईएएस के पद के लिए वैकेंसी निकलेगी, तो हर कोई उसका फॉर्म डाल पाएगा और हर कोई उसका एग्जाम दे पाएगा। ओके, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि आपको कम से कम 21 साल का होना चाहिए, उसके अलावा आप कम से कम ग्रेजुएट हो। ओके, सो लेकिन हर कोई जो ग्रेजुएट हो, जो 21 साल के ऊपर हो, ओके, और भी कुछ शर्तों को इंक्लूड कर लिया जाए, तो इन शर्तों को जो फॉलो करता होगा वो भारत का नागरिक क्या करेगा? आईएएस का एग्जाम दे पाएगा। ओके, यानी कि आपको अवसर की समानता दी गई है, हर किसी को समान अवसर दिया जाएगा कि आप अपना विकास कर सकें। ओके, यदि मुकेश अंबानी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको भी अधिकार दिया है भारत के संविधान ने कि आप भी अपना व्यापार कर सकते हैं, आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ओके, सो यानी कि हमारे संविधान ने क्या दिया है? इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी यानी कि एक तो विधि के समक्ष समानता, यानी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ओके, उसके अलावा क्या कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर की समानता। ओके, यानी कि एक तो विधि की नजरों में हर कोई समान है। ओके, चाहे फिर वो देश का सबसे अमीर आदमी हो, चाहे सबसे गरीब आदमी हो, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, चाहे वो चौकीदार हो, अगर वो कोई भी अपराध करेंगे तो सेम कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और उनको सेम सजा सुनाई जाएगी। ओके, उसके अलावा अवसर की समानता, यानी कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि हर किसी को देश में समान अवसर दिए जाएंगे। मुकेश अंबानी जी बिजनेस कर सकते हैं तो आप लोग भी बिजनेस कर सकते हैं। ओके, जब आईएएस का फॉर्म निकलेगा, किसी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलेगा, तो हर कोई जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो एटलीस्ट ग्रेजुएट होगा और जिसने 21 साल की उम्र पूरी कर ली होगी, वो हर भारत का नागरिक क्या कर सकता है? वो आईएएस का एग्जाम का फॉर्म भर सकता है और वो एग्जाम दे सकता है। ओके, सो इसे बोलते हैं अवसर की समानता। उसके अलावा स्वतंत्रता या लिबर्टी, तो हमारे संविधान ने हमें बहुत टाइप की स्वतंत्रता या लिबर्टी दी हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम जो चाहें वो बोल सकते हैं,
हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार करने की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। ओके, सो जब हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो हम स्वतंत्रता के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी आपको बस इतना जानना है कि ये जो आइडियल्स हैं हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। उसके बाद फ्रेंड्स जर्मनी से हमने क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स अगर देश में इमरजेंसी हो, अब इमरजेंसी दो टाइप की हो सकती है। ओके, एक्सटर्नल या इंटरनल, यानी कि बाहरी या आंतरिक। ओके, सो जब भी इमरजेंसी बाहरी होगी तो आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 19 में वो अपने आप सस्पेंड हो जाएंगे। ओके, उसके अलावा जो इमरजेंसी है, आपातकाल है, वो आंतरिक हो या बाहरी हो, देश के राष्ट्रपति को यह शक्ति होती है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह से आपके सभी फंडामेंटल राइट्स को यानी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, लेकिन वो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को निलंबित नहीं कर सकता। ओके, सो जब इमरजेंसी का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये समझो कि ये जो प्रोसेस है ये हमने जर्मनी से अडॉप्ट की है। उसके बाद साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी संसद को, पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन करने की पावर प्राप्त है। तो इसकी क्या प्रक्रिया होती है ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, साउथ अफ्रीका से। उसके बाद इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, और वो चुनाव कैसे होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन करता है, जो राज्य की विधानसभाओं के विधायक होते हैं वो उनको वोट देते हैं। तो ये सब हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होता है कि इसमें जो मजिस्ट्रेट है यानी कि जो जज है वो अपनी बुद्धि से काम नहीं कर सकता। जो विधि के वर्ड्स हैं यानी कि लॉ में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं, उसको उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान के चलिए कि एक आदमी है राहुल। ओके, अब राहुल की किसी से लड़ाई हो गई और उसने गुस्से में आके अपनी राइफल से उस आदमी को मार दिया। ओके, अब दूसरी तरफ एक आदमी है रमेश। अब रमेश अपनी स्कॉर्पियो से बढ़िया जा रहा है आराम से। अब क्या हुआ कि गलती से उससे किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो आदमी मर गया। लेकिन यदि अब विधि में लिखा हुआ है कि जिसने मर्डर किया है उसको फांसी की सजा देनी है, तो अब जज बाध्य है कि उसको राहुल को भी फांसी देना है और रमेश को भी। अब जज यहाँ पे अपना डिस्क्रिशन या अपना माइंड यूज नहीं कर सकता कि चूंकि राहुल की गलती थी, उसने जानबूझ के किया, तो उसको फांसी देना चाहिए। लेकिन जो रमेश है उसकी तो कोई गलती नहीं थी, उससे धोखे में हो गया, तो उसको 2-3 साल की सजा या 4-5 साल की सजा देके छोड़ दिया जाए, या फिर उससे जो पीड़ित पार्टी है उसकी फैमिली को हर्जाना दिलवा दिया जाए। ओके, तो जज यहाँ पे अपना माइंड यूज नहीं कर सकता, उसको क्या करना है, उसको विधि के शब्द के अकॉर्डिंग अपना फैसला देना है। ओके, तो फ्रेंड्स जब हम जुडिशियल रिव्यू जो होता है, तो एक्चुअल में ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ जो है यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, ये एक्चुअल में है क्या, ये जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा का एक तरीका है। और न्यायिक समीक्षा का एक और तरीका होता है जिसे बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ यानी कि विधि की उचित प्रक्रिया। तो जब हम जुडिशियल रिव्यू का टॉपिक पढ़ेंगे तो इस बात को हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। ओके, अब फ्रेंड्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था जब इसको एनेक्ट किया गया था, ओके, तो जब इसको एनेक्ट किया गया था तब इसमें 22 भाग थे, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को एनेक्ट किया गया था या अधिनियमित किया गया था उस समय इसमें 22 भाग थे। लेकिन बाद में संविधान के बहुत सारे संशोधन हुए यानी कि अमेंडमेंट हुए, तो अब इसमें बहुत सारे उपभाग यानी कि सब पार्ट्स जोड़ दिए गए। तो अब इसके सब पार्ट्स को भी मिला के संविधान में टोटल 25 पार्ट्स हैं। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 यानी कि जब संविधान को एनेक्ट किया गया उस समय संविधान में 395 आर्टिकल्स थे यानी कि 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अब संविधान में बहुत सारे संशोधनों के बाद 448 आर्टिकल्स हैं, तो यानी कि 448 अनुच्छेद हैं। तो कुछ आर्टिकल्स को हटाया भी गया है और कुछ आर्टिकल्स को जोड़ा भी गया है। उसके बाद फ्रेंड्स जब संविधान को लागू किया गया तो उस समय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। ओके, यानी कि 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन आज संविधान की 12 अनुसूचियां हैं यानी कि 12 शेड्यूल्स हैं। तो क्या होती है संविधान की अनुसूची या शेड्यूल? तो शेड्यूल एक टाइप की लिस्ट होती है। ओके, शेड्यूल क्या है, एक टाइप की लिस्ट है
जैसे कि यदि मैं बात करूं पहली अनुसूची या फर्स्ट शेड्यूल की, तो फर्स्ट शेड्यूल एक लिस्ट है जिसमें सारे के सारे राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओके, चंडीगढ़, दिल्ली, ओके। तो शेड्यूल 1 क्या है? शेड्यूल वन एक लिस्ट है, सारे के सारे शेड्यूल्स एक लिस्ट हैं, तो ये एक टाइप की लिस्ट है जिसमें सारे के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखे हैं, ओके। उसके अलावा शेड्यूल 2 यानी कि अनुसूची 2 क्या है? तो अनुसूची 2 में सैलरीज गिवन टू सर्टेन ऑफिसर्स यानी कि कुछ अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का जिक्र है, जैसे कि राष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाएगा, लोकसभा के स्पीकर को कितना वेतन दिया जाएगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा, क्या फॉर्मूला होगा, ये सब शेड्यूल 2 में दिया है। शेड्यूल 3 या अनुसूची 3 में क्या है? ओथ यानी कि शपथ, यानी कि राष्ट्रपति को क्या शपथ दिलाई जाएगी, ओके, स्पीकर को क्या शपथ दिलाई जाएगी, यानी कि वो क्या प्लेज लेंगे, क्या शपथ लेंगे, ओके। उसके अलावा उनको शपथ कौन दिलाएगा, तो ये सब कहाँ है? शेड्यूल 3 में। उसके अलावा अनुसूची 4 में क्या है? अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, राज्यसभा में हर राज्य को यानी कि हर स्टेट को अलग अलग सीटें आवंटित हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं, केरला, तमिलनाडु कितनी सीटें हैं, तो हर राज्य को अलग अलग सीटें आवंटित है कि आपकी इतनी सीट है राज्यसभा में, ओके। सो राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी, ये बात कहाँ लिखी है? अनुसूची 4 में, ओके। उसके बाद शेड्यूल 5 या अनुसूची 5 क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ओके। सो जनजातीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र होते हैं? जहां पर जनजातियों की जनसंख्या जो है वो बहुत अधिक मात्रा में हो। तो संविधान ने कुछ क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के नाम से घोषित किया हुआ है, ओके। सो फ्रेंड्स, टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों की, जब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको इनकी टेक्निकल डेफिनेशन भी बता दूंगा। अभी आप इतना समझें कि संविधान ने कुछ क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्रों के नाम से घोषित किया हुआ है और ये वो क्षेत्र हैं जहां पर जनजातियों की जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में है, ओके। सो अब चूंकि जनजातियों का जो लाइफ स्टाइल है, जो कल्चर है, वो अलग होता है, ओके। सो जनजातियों के लिए अलग से, मतलब जनजातियों का प्रशासन कैसे किया जाएगा, इसके लिए संविधान में अलग से प्रावधान है, ओके। सो वो प्रावधान कहां दिए गए हैं? अनुसूची 5 में। उसके बाद अनुसूची 6 क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। अब आप कहेंगे सर शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में क्या अंतर है? सो फ्रेंड्स, शेड्यूल 6 में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हैं, यानी कि इस अनुसूची 6 में वो प्रावधान दिए गए हैं, वो प्रोविजंस दिए गए हैं जिनके द्वारा असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किया जाना है। और शेड्यूल 5 में वो प्रावधान दिए गए हैं जिनके द्वारा भारत के अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किया जाना है। तो क्या अंतर है इनमें? सो फ्रेंड्स, जो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के ट्राइब्स हैं यानी कि जनजातियां हैं, इन्होंने अपने जीवन की ओरिजिनल फॉर्म को मेंटेन करके रखा है, यानी कि इनकी जो जीवन शैली है, जो कल्चर है, वो बहुत ही पुरातन है, प्राचीन है, ओके। यानी कि ये लोग जैसे हजारों साल पहले रहते थे वैसे ही आज रह रहे हैं, ओके। यानी कि जो भारत का ओरिजिनल कल्चर है उसके साथ इन्होंने इंटरमिंगलिंग नहीं की है, उसके साथ ये लोग मिक्स नहीं हुए हैं। लेकिन जो अन्य क्षेत्रों के जनजाति हैं, यानी कि अन्य राज्यों के जनजातियां हैं, वो लोग अब प्रिमिटिव तो हैं लेकिन वो उतने ज्यादा प्रिमिटिव या प्राचीन नहीं हैं। उनका जो कल्चर है वो भारत के ओरिजिनल कल्चर के साथ मिक्स हो गया है, ओके। सो इसलिए इनके प्रशासन के लिए अलग प्रावधान है और असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातियों के प्रशासन के लिए अलग प्रावधान है, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स, शेड्यूल 7 या अनुसूची 7 में क्या है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भारत क्या है? एक संघ है और संघ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है और 3 लिस्ट हैं, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकता है, राज्य सूचियों के विषयों पर राज्य की विधानसभाएं कानून बना सकती हैं और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद भी कानून बना सकता है और राज्यों की विधानसभाएं भी कानून बना सकती हैं, ओके। सो ये तीनों सूचियां कहाँ दी गई हैं और केंद्र राज्य के बीच जो शक्तियों का वितरण है इसके बारे में कहाँ दिया गया है, इसके बारे में अनुसूची 7 में दिया गया है, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स,
शेड्यूल 8 में क्या है? सो शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस या आधिकारिक भाषाएं हैं। ओके, सो भारत की कुल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यानी 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, और इन सबका लिस्ट कहाँ पे है? शेड्यूल 8 में। उसके बाद शेड्यूल 9 या अनुसूची 9 में क्या है कि जुडिशियल रिव्यू इज नॉट अलाउड, यानी कि न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। तो क्या मतलब है इस बात का? सो इस बात का यह मतलब है कि जिन जिन कानूनों को शेड्यूल 9 में रख दिया गया, ओके, यानी कि जो जो कानून, जो जो लॉज शेड्यूल 9 का पार्ट है, उन पर भारत की न्यायपालिका, भारत की जुडिशरी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती, उन पर वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, यानी कि वो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है। ओके उसके बाद शेड्यूल 10 में क्या है? सो शेड्यूल 10 में है एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर दल बदल विरोधी कानून। ओके, सो फ्रेंड्स, क्या होता है दल बदल विरोधी कानून? तो जैसे कि हाल ही में आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कुछ विधायकों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ओके, यानी कि जब कोई पार्टी का सदस्य, ओके, यानी कि जब कोई पार्टी का सदस्य ओके अपने दल को छोड़कर, अपने ओरिजिनल पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो इसे बोलते हैं दल बदल करना, यानी कि पार्टी चेंज कर लेना। ओके तो अब इससे क्या प्रॉब्लम है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो आप ये सोचिए कि दल बदल क्यों किया जाता है। यानी कि जैसे जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को क्यों ज्वाइन किया? अब वो जो भी कहें, आपको तो रूट कॉज देखना है कि क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि डेफिनेटली उनको बहुत सारे पैसे मिले होंगे। ओके, दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण कि उनको दूसरी पार्टी जो है उसने मंत्री पद का लालच दिया होगा। ओके, यानी कि ये जो विधायक हैं, ये जो जनता के प्रतिनिधि हैं, इनको जनता ने कितनी आशाओं से वोट दिया और इनके जो चुनाव हुए तो उसमें कितना पैसा खर्च हुआ। यानी कि इन्होंने जनता की आशाओं को, जनता की भावनाओं को और चुनाव में खर्च हुए जनता के धन को ताक पे रख के अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए, मंत्री पद के लोभ में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, या फिर ये लोग अपनी ओरिजिनल पार्टी को छोड़ देते हैं। तो इससे क्या क्या नुकसान होता है? तो इससे बहुत सारे नुकसान है। सबसे पहला नुकसान तो यही है कि चुनाव में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, और अब चूंकि उन्होंने पार्टी छोड़ दी, ओके, सो उसके कारण सरकार गिर जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। ओके, सो उसके कारण सरकार गिर जाती है, और चूंकि सरकार गिर जाती है तो पुनः चुनाव कराने पड़ते हैं। तो जब पुनः चुनाव होंगे उन रिक्त पदों पर, अब पुनः चुनाव होंगे तो क्या होगा? उसमें दोबारा पैसा खर्च होता है। तो पहली चीज तो क्या होती है कि पैसा खर्च होता है। दूसरी चीज कि जनता ने उन लोगों को कितनी आशाओं से वोट दिया कि ये लोग हमारे लिए भला करेंगे, ये लोग हमारे लिए अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे, और उन्होंने जनता की आशाओं को रख दिया ताक पे। और क्या किया? उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, मंत्री पद के लोभ में क्या किया कि उन्होंने दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ओके, सो फ्रेंड्स, इस तरह की प्रैक्टिस को रोकने के लिए भारत में एक कानून है जिसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर दल बदल विरोधी कानून। तो इस दल बदल विरोधी कानून में यह प्रावधान है कि यदि कोई भी विधायक, यदि किसी भी पार्टी का कोई विधायक है, जैसे जो कांग्रेस के विधायक थे, ओके, यानी कि वो क्या थे? कांग्रेस मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य थे। तो यदि किसी भी पार्टी का कोई विधायक है और यदि वो अपना दल बदलता है, ओके, यानी कि वो अपनी पार्टी चेंज करता है, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यानी कि अब वो सदन का सदस्य नहीं रहेगा। यानी कि जितने भी कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया था, ओके, उन सबको क्या करना पड़ा? उन सबको सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। यानी कि अब वो लोग विधायक नहीं रहे, अब वो लोग एक आम आदमी बन गए। ओके, सो इस तरह की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए एक कानून है जिसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर दल बदल विरोधी कानून। तो दल बदल विरोधी कानून का काम यह है कि यदि कोई विधायक, ओके, यदि कोई विधायक पद पर है और यदि वो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो डेफिनेटली इसका मेन कारण यही हो सकता है कि उसने किसी लालच में ऐसा किया है। कभी कभी हो सकता है कि जेन्युइन रीजन भी हो कि चलो उनकी पार्टी सही से काम नहीं कर रही हो इसलिए उसने बदल लिया, लेकिन ज्यादातर टाइम पे क्या होता है कि केवल स्वार्थ और मंत्री पद का लोभ होता है। तो इस प्रकार की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून बनाया गया है, जिसका प्रावधान क्या है कि यदि कोई भी विधायक अपने पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी यानी कि अपनी मूल राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल को ज्वाइन करेगा, तो वो सदन की सदस्यता से हाथ धो बैठेगा। यानी कि उसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा, यानी कि अब वो विधायक नहीं रहेगा। ओके, सो इसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो शेड्यूल 10 में दी हुई है, यानी कि अनुसूची 10 में दी हुई है। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स शेड्यूल 11 या अनुसूची 11 में क्या है?
तो इसमें रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी कि ग्रामीण स्थानीय सरकार है, और ग्रामीण स्थानीय सरकार को क्या बोलते हैं हम? पंचायत। ओके, सो पंचायत के बारे में जितने भी प्रोविजंस हैं वो शेड्यूल 11 में दिए गए हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है यानी कि शहरी स्थानीय सरकार है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? नगर पालिका या म्युनिसिपैलिटी। ओके, इसके बारे में जितने भी प्रावधान हैं वो शेड्यूल 12 यानी कि अनुसूची 12 में दिए गए हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आज की लेक्चर के जो नोट्स हैं उसकी लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप लोग प्लीज वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करें और उस लिंक पर क्लिक करें। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ओके, और वहां पर आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड द नोट्स पर क्लिक करना होगा, तो आपके मोबाइल या कंप्यूटर में जो इस वीडियो के नोट्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। ओके, सो प्लीज डू चेक द लिंक ऑफ डिस्क्रिप्शन, प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ टुडेज वीडियो। ओके, यानी कि आज की वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप लोग प्लीज चेक करें, उसमें आपको नोट्स की लिंक मिल जाएगी। ओके, सो फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस चैनल के बारे में उन सब लोगों को बताएं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।